आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत। क्या? मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अब इसको समझे उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि मनु के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मनुस्मृति। नोट कीजिएगा, क्या नाम है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति के अंतर्गत कुल अध्याय कितने हैं? 12 है। कितने अध्याय हैं? 12 है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक प्रश्न और बन रहा है कि इन 12 अध्यायों में से जो 7वां अध्याय है मनुस्मृति का, 7वां अध्याय किससे संबंधित है? राजधर्म से। राजधर्म से मतलब राजनीति विज्ञान की दृष्टि से मनुस्मृति का 7वां अध्याय महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत को समझें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व माने जाते हैं? 4। आज आधुनिक समय में कौन कौन से तत्व हैं? यहाँ भी ये नोट कीजिएगा, तुलना की जाती है, इसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि आधुनिक समय में निम्न में से राज्य के कौन से तत्व हैं या कौन से तत्व नहीं है। इसके ऊपर 2 प्रश्न बनते हैं। तो 4 तत्व कौन से हो गए? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। 4 तत्व होंगे। आज कितने तत्व माने जाते हैं? 4। नोट कीजिएगा, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। परंतु मनु ने राज्य के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत दिया है, अर्थात इन्होंने राज्य के 7 तत्वों की बात की है। कितने तत्व बतलाए हैं? 7 तत्व या अंग बतलाए हैं। अब इनमें एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ पर जो ये 7 तत्वों की बात करता है, कितने तत्वों की बात करता है? 7 तत्वों की बात करता है। तो इन तत्वों को इन्होंने क्या कहा है? मतलब मनु ने क्या कहा है? प्रकृति। क्या कहा है? प्रकृति। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को मनु ने क्या कहा है? प्रकृति। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें ये प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मनु ने जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि इसके 7 तत्व होते हैं और तत्वों को इन्होंने क्या कहा है? प्रकृति का है। क्या कहा है? प्रकृति का है। अब वो 7 तत्व कौन कौन से होंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो तत्व होगा वो क्या होगा? स्वामी। क्या होगा? स्वामी। स्वामी मतलब राजा। क्या? राजा। तो राज्य का सबसे प्रथम सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको बतलाया है? स्वामी को या राजा को बतलाया है। अब राजा के बारे में इन्होंने राज्य या राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में भी बातें कही हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए इसकी बातें भी कही हैं। जैसे उत्पत्ति की बात की जाती है तो राजा या राज्य को पर्यायवाची रूप में लेते हैं मनु, और इनका कहना है कि जब सृष्टि में वास्तविक रूप में सबल व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों को परेशान कर रहे थे तो दुर्बल व्यक्तियों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो प्रभु ने राजा नियुक्त किया। इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर राज्य के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दे रहे हैं। कौन सा सिद्धांत दे रहे हैं? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दे रहे हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बनता है। दूसरा जो तत्व या प्रकृति वो क्या है? अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। तो वास्तविक रूप में यहाँ हम ये कहेंगे कि राज्य से संबंधित कार्य अकेला राजा या स्वामी नहीं कर सकता, इसलिए इसे सहायता के लिए, परामर्श के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? मंत्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे स्वयं मनु ने कहा है कि एक राज्य रूपी रथ है, उसके 2 पहिए हैं, ये स्वामी और अमात्य। अब इनमें से एक पहिया निकाल दिया जाए तो राज्य रूपी रथ ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा, गतिमान नहीं हो पाएगा। इसलिए मनु ने इसका दूसरा तत्व किसको बतलाया है?
मंत्री अमात्य बतलाया है। इसके लिए भी उन्होंने मंत्री में क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा है कि मंत्री जितेंद्रिय हो, राजा के बारे में कहा है कि ये भी जितेंद्रिय हो, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हो, इनमें नैतिक गुण होने चाहिए, सत्यवादी होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। इन सभी गुणों का इस संदर्भ में मनु महोदय ने उल्लेख किया है। तीसरा तत्व क्या है, पूर्व। पूर्व का यहाँ मनु तात्पर्य क्या ले रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो राज्य की राजधानी होती है वो पूर्व है, वो क्या है, पूर्व है, और राजधानी चारों तरफ से सुरक्षित होनी चाहिए। वहां पर जल दुर्ग हो, वृक्ष दुर्ग हो, क्या जल दुर्ग हो, वृक्ष दुर्ग हो, गिरि दुर्ग हो, मतलब किसी न किसी रूप में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा जो तत्व है वो क्या है, राष्ट्र है। और राष्ट्र में कौन आएगा, यहाँ राजधानी के अलावा राज्य का जो प्रदेश आएगा वो राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर भी ग्राम प्रशासन की व्यवस्था मनु के द्वारा की गई है, जिसका हम आगे चल करके उल्लेख करेंगे। यहाँ तो केवल आप इन 7 तत्वों की बात करेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, ये ध्यान दें कि मनु ने तो यहाँ पर इसको राष्ट्र कहा है, लेकिन कौटिल्य ने इसको एक अलग नाम दिया है, क्या, जनपद। क्या नाम दिया है, जनपद। इसको कौटिल्य ने जनपद कहा है, क्या कहा है, नोट करें, क्या कहा है, जनपद। इसको इस राष्ट्र के स्थान पर जनपद शब्द का प्रयोग किया, किसने, कौटिल्य ने। यहाँ कौटिल्य का नाम क्यों लिया हमने, क्योंकि मनु, कौटिल्य और शुक्र, इसी के साथ में बृहस्पति, सोमदेवसूरी, वाल्मीकि, इन सभी ने किसी न किसी रूप में राज्य के 7 ही तत्व बतलाए हैं। इसलिए यहाँ सूक्ष्म अंतर है और ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो कौटिल्य ने राष्ट्र को क्या नाम दिया है, जनपद का है। अगला 5वां तत्व क्या है, कोष, मतलब खजाना, राजकोष। इसका तात्पर्य है कि मनु ने ये कहा है कि राज्य का जो 5वां तत्व होगा वो क्या होगा, कोष होगा। राज्य का कोष या खजाना भरा पूरा होना चाहिए, जिससे कि संकट के समय उसका उपयोग किया जा सके। और अगला है 6ठा, दंड। दंड अर्थात यहाँ मनु इसको सेना या कभी कभी इसको बल भी कह देते हैं। तो राज्य का जो 6ठा तत्व या प्रकृति या अंग जो होगा वो क्या होगा, दंड या सेना या बल। अब यहाँ सेना के संदर्भ में लें तो इन्होंने सेना के बारे में कहा है कि अश्व सेना हो, ठीक है, गज सेना हो, मनुष्य सेना हो। इस तरीके से इन्होंने सेना के विभिन्न प्रकार बताए। ये भी राज्य का एक तत्व इन्होंने बतलाया है। अगला 7वां जो तत्व है वो सुहृदय या मित्र राजा। 7वां क्या है, मित्र राजा, सुहृदय। इसके अंतर्गत मनु ने कहा है कि राज्य की जो 7वीं प्रकृति होती है या जो तत्व होता है वो क्या है, मित्र राजा या सुहृदय। इसके लिए मनु कह रहे हैं कि चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, उसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उसके जितने ज्यादा मित्र होंगे वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य के द्वारा प्रयास ये किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मित्र हो, शत्रुओं की संख्या कम से कम हो। जो विदेश नीति तय की जाती है वह इसी संदर्भ में की जाती है। ये बात पूर्णतः सत्य है कि इस राज्य के जितने ज्यादा मित्र होंगे वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 4 तत्व आधुनिक समय में माने जाते हैं उन चारों तत्वों में किसी न किसी रूप में ये 7 तत्व ही समाहित हैं। आप देखिएगा क्या आज राष्ट्र राज्य विदेश नीति तय करते समय ये तय नहीं करता है कि मेरे मित्र ज्यादा से ज्यादा हों। क्या राज्य की सेना नहीं है, क्या राज्य के पास अपना खजाना नहीं है, क्या वास्तविक रूप में जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि राजधानी के अलावा जो प्रदेश होता है, क्या राजधानी ही सब कुछ है, राजधानी के अलावा प्रदेश नहीं है, वो भी है, पूर्ण राजधानी भी है, मंत्रिमंडल का गठन भी किसी न किसी रूप में किया जाता है। और राजा ठीक है उस समय राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री का किसी न किसी रूप में व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रपति का पद भी होता है, निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो ये 7 तत्व किसी न किसी रूप में 4 तत्वों में समाहित हैं। तो तुलना कीजिएगा
मनु का सप्तांग सिद्धांत मतलब इन्होंने राज्य के 7 तत्व बतलाए, तत्वों को प्रकृति नाम दिया है। और ये जो तत्व हैं आपके सामने हैं, स्वामी, अमर, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, राजा या सूर्योदय। यहाँ राष्ट्र को कौटिल्य जनपद की संज्ञा अवश्य देता है, ये ध्यान रखना है, ये सूक्ष्म अंतर है। अब इन तत्वों को समझने के बाद में मूल जो समझने की बात है वो अगली है, वो क्या कि मनु के सप्तांग सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, विशेषकर नेट जेआरएफ के अंतर्गत, यूपीएससी के अंतर्गत और स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत इसके ऊपर प्रश्न अवश्य बनते हैं। इसको समझिएगा, यहाँ जो प्रश्न बन रहा है ये जनपद से संबंधित बन रहा है, बाकी मूल विशेषताओं को समझना है। तो इसकी जो पहली विशेषता है कि इसकी मनु के सप्तांग सिद्धांत की, मतलब इनको आप समझे, अब इनके आधार पर इनकी विशेषताएं समझ जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आगे भी वीडियो में बताता रहूंगा कि किसी भी अवधारणाओं को ठीक से समझना हो तो सबसे पहले उसका भावार्थ समझिएगा, भावार्थ के बाद उसकी विशेषताएं निकल जाएंगी। विशेषताएं कहाँ से निकलती हैं? अवधारणा का जो अभिप्राय होता है उस अभिप्राय से उसकी विशेषताएं निकलती हैं। अगर हम उसका अभिप्राय समझ रहे हैं तो विशेषताओं में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पहली विशेषता क्या आ रही है? राज्य का नोट करेंगे, राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्राचीन परंपरा के अनुरूप है। इसका भावार्थ क्या होगा कि प्राचीन समय में चाहे हम महाभारत, रामायण, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, वाल्मीकि, या हम ये कहें कि सोमदेव सूरी इत्यादि की बात करें, तो उसके अंतर्गत वास्तव में इन्होंने राज्य के साथ ही तत्वों का उल्लेख किया है। उसी परंपरा का समर्थन करते हुए मनु ने भी अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य के साथ ही तत्वों का उल्लेख किया है। दूसरा, पाश्चात्य सावयव, ध्यान दें यहाँ, पाश्चात्य पश्चिमी सावयव सिद्धांत से भिन्न सिद्धांत है। ये है मुख्य प्रश्न बन रहा है यहाँ कि जो ये मनु का सिद्धांत है वो पश्चिमी सावयव सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। कैसे? कि पश्चिम के अंतर्गत जो सावयव सिद्धांत दिया गया उसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति को राज्य का एक अंग माना गया है। नोट कीजिए, व्यक्ति को राज्य का एक अंग माना गया है। इसका तात्पर्य होगा कि यहाँ अर्थात पश्चिम में राज्य को क्या माना गया है? साध्य माना गया है। व्यक्ति को साधन बना दिया है। व्यक्ति क्या बना दिया है? साधन। कहाँ? पश्चिम के अंतर्गत, क्योंकि सावयव का तात्पर्य यही है, जीवित प्राणी, अर्थात वहां पर वास्तविक रूप में राज्य को एक जीवित प्राणी के रूप में माना गया है और व्यक्तियों को उनके अंग माने हैं। क्या माने? अंग माने हैं। तो यहाँ पर राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन बन जाता है। जबकि मनु के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इन्होंने जो ये अंग माने हैं वो व्यक्ति को नहीं माना है, बल्कि किसको माना है? यहाँ पर जो प्रकृति है, राज्य के जो तत्व हैं उनको ही इन्होंने राज्य के अंग माने हैं। जबकि पश्चिम में राज्य का अंग किसको बना दिया गया है? व्यक्ति को बना दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसलिए भारत के अंतर्गत मतलब मनु ने किसी भी रूप में व्यक्ति को साधन नहीं बनाया है, मतलब व्यक्ति को राज्य का साधन नहीं बनाया। कितनी बड़ी बात है। जबकि पश्चिमी व्यक्ति को साधन बना दिया है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में आगे चल करके हमारे यदि हम पश्चिम से तुलना करें तो हम देखेंगे इमैनुअल कांट नाम का एक विद्वान, उन्होंने कह दिया कि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है। मतलब व्यक्ति व्यक्ति है इसलिए उसको सम्मान दिया जाएगा, उसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता है। व्यक्ति साध्य है, किसी का साधन नहीं है। क्या? व्यक्ति साध्य है, किसी का साधन नहीं है। जबकि पश्चिम में जब सावयव सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो वहां पर व्यक्ति को क्या बना दिया गया है? साधन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, व्यक्ति किसी का साधन नहीं है, सांसारिक मूल्य से इसको नहीं तोला जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति है इसलिए वह सम्मान के योग्य है। वह किसी भी सूरत पर किसी का साधन नहीं बन सकता। ये
राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूपीएससी की दृष्टि से और जेआरएफ की दृष्टि से। अगला जो तीसरी विशेषता है, राज्य की 7 प्रकृतियों का वैधता क्रम एवं पारस्परिक संबंध। ये ध्यान दें, यहाँ हमने जो क्रम से ये नाम लिखे हैं, ये ऐसे ही अनायास नहीं लिखे हैं, वास्तव में ये वैधता क्रम है इनका। मतलब राज्य के सप्तांग सिद्धांत मनु का कहना है कि सबसे प्रथम प्रमुख कौन होता है राज्य में? राजा होता है, स्वामी होता है। उसके बाद दूसरा स्थान किसको दिया है? मंत्री अमात्यों को दिया है। तीसरा कुल को, चौथा राष्ट्र को, पांचवा कोष को, छठा दंड और सातवां, दंड का मतलब सेना बल, सातवां वित्त राजा सुहृदय को दिया। इसका मतलब ये क्रम है। इस क्रम से हम देखेंगे कि इनका इसी तरीके से महत्व है। इसका महत्व सबसे ज्यादा है, फिर इसका महत्व इसका भी है, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है। इस क्रम से हम चलेंगे। फिर क्या है? पारस्परिक संबंध। इसका तात्पर्य है कि इसका मतलब ये नहीं देखना है कि मित्र अंतिम स्थान पर है तो इसका कोई महत्व नहीं है, नहीं, इसका महत्व अपनी जगह है, इसका महत्व अपनी जगह है, इसका महत्व अपनी जगह है, इसका महत्व अपनी जगह, सबका महत्व अपनी अपनी जगह है। वास्तविक रूप में राज्य के अंदर ठीक से कार्य तभी होगा जबकि ये सातों ही अंग एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो ही राज्य के अंदर ठीक से सुचारू रूप में कार्य किया जा सकता है। इसलिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तीसरी बनती है क्या? राज्य की 7 प्रकृतियों का, आपके सामने 7 प्रकृतियों का वैधता क्रम होगा एवं पारस्परिक संबंध। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के शत्रु नहीं है, ये एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इसी ही आधार पर राज्य ठीक से कार्य कर पाएगा। तो यहाँ पर मूल बात समझने की ये है। यहाँ प्रश्न इस बिंदु में बनता है, यहाँ पर भी प्रश्न बन रहा है, यहाँ पर भी प्रश्न बन रहा है, वैधता क्रम में भी प्रश्न बन रहा है, और ये जो इसको कौटिल्य नाम दिया जनपद, ये भी बन रहा है। आगे चल करके हम जब कौटिल्य का और शुक्र का उल्लेख करेंगे तो उसमें भी आपको ये स्पष्ट रूप में बता देंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चाहे मनु का सप्तांग सिद्धांत हो, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत हो, शुक्र का सप्तांग सिद्धांत हो, यदि हम इसको भी ठीक से समझ रहे हैं तो अन्य को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसका मूल तात्पर्य भावार्थ यही होगा कि मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जबकि आधुनिक समय में कितने माने जाते हैं? 4 तत्व माने जाते हैं। ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें मालूम हो कि वास्तव में इसमें हमने जो बातें समझाई हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं। निश्चित है आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे तो ही तो मालूम होगा कि हमने जो सप्तांग सिद्धांत समझा है आपकी समझ में आ